हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीएम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैंड, सॉइल, वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये हमारे जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज उन पे बेस्ड है। लैंड, सॉइल, वाटर, ये हमारे सब नेचुरल रिसोर्सेज। अभी रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था कि वो सब चीजें जो ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करता है, वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। तो ये इस चैप्टर के अंदर स्टोरीज बताई गई है। यहाँ पर एक स्टोरी बताई है तंजानिया विलेज की जो अफ्रीका में है, और एक जो है न्यूजीलैंड की है। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट करते हैं तंजानिया के अंदर। यहाँ बात हो रही है मेंबा की, जो एक गर्ल का नेम है। वो सुबह सुबह जल्दी उठती है। मॉर्निंग में किसके लिए उठती है? टू फेच वाटर, क्योंकि उसको दूर जाकर पानी लेकर आना होता है। शी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर फ्यू आवर्स। उसको बहुत लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है और वो कुछ घंटों के बाद में वापस लौटती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स। उसके बाद में वो अपनी मदर की हेल्प करती है, और मदर की हेल्प करने के बाद में अपने ब्रदर के साथ मिलकर अपने गोड्स के ध्यान रखती है। ऑल हर फैमिली owns इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड। उसकी जो होल फैमिली है उनके पास में एक लैंड का पीस है जो कि बिल्कुल चट्टानों वाला पथरीला है वो। और उनके एक छोटी सी स्मॉल सी हट भी है। मेंबा's फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज। मेंबा के जो फादर हैं उस रॉकी लैंड पे मुश्किल से कुछ मेज ग्रो करते हैं एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। लेकिन उनको उसके लिए बहुत हार्ड टॉयलिंग करनी पड़ती है, बहुत खुदाई उनको उसके लिए करनी पड़ती है। दिस इज नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और वो जो मेज और जो बीन्स वहां पे लगाई जाती हैं वो इतनी इनफ नहीं होती है कि पूरे होल ईयर में वो उनसे उनका काम चल जाए, मतलब वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। अब सेकंड स्टोरी जो बताइए मेंबा के अलावा, वो बात करिए पीटर की, जो कि रहता है हार्ट ऑफ द शीप रियरिंग रीजन, जहां पर जो शीप है उनको रियर करने का काम किया जाता है न्यूजीलैंड में। वेयर हिज फैमिली रन्स वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहां पर उनकी फैमिली जो है वो वुल प्रोसेसिंग का काम करती है। वहां पर एवरीडे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, जब पीटर स्कूल से रोज आ जाता है, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। स्कूल से आने के बाद में वो अपने अंकल के साथ मिलकर अपने शीप्स का ध्यान रखता है। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन। उनका जो शिप यार्ड है वो हरा भरा घास का जो मैदान है पहाड़ पे, वहां पर है, थोड़ा दूर। इट इज मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और उसको मैनेज किया जाता है साइंटिफिक वे में। उसके लिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और पीटर की फैमिली जो है वो वेजिटेबल्स भी लगाते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, बिल्कुल ऑर्गेनिक वेजिटेबल उनके द्वारा लगाई जाती है। आगे बता रहे हैं कि मेंबा एंड पीपर। हमने दो स्टोरी पढ़ी थी, मेंबा की और पीटर की। टेन टू डिफरेंट पार्ट्स, वो दोनों अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं वर्ल्ड के एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ, और दोनों की जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल अलग है। दिस डिफरेंस इज बिकॉज, तो ऐसा डिफरेंस क्यों है उनकी लाइफ स्टाइल में? बिकॉज द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, की वहाँ की जो लैंड है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मेंबा जहाँ रहती है तो वहाँ की जो लैंड थी वो रोकी थी, जबकि पीटर जहाँ रहता था वहां पर ग्रीन ग्रास लैंड था। सोइल अलग है, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल जो है उनके यूजेस जो है, टेक्नोलॉजी का यूज करें, सब कुछ अलग अलग है। द अवेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो जो अवेबिलिटी है रिसोर्सेज का, वो मेन रीजन है। वहाँ के जो प्लेसेस हैं एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल अलग है। अभी यहाँ पर हमें एक फैक्ट बताया है कि 90% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। उन्होंने लैंड एरिया का 30% एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। द रिमेनिंग जो 70% है लैंड का, इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, वो बहुत कम पॉपुलेटेड है या फिर अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ लोग नहीं रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज को लेकर। लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। हमारा जो लैंड है वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया। इसके अंदर जो टोटल एरिया है उसमें 30% एरिया में आता है अर्थ की सरफेस पे, और 70% जो है अर्थ पे वो वाटर है। All part of this small percentage are not habitable.
लेकिन जितने भी पार्ट हैं 30% में, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हैबिटेबल है, मतलब सारा रहने योग्य नहीं है। कुछ भाग जो है वहां पर पॉपुलेशन रहती है, कुछ जगहों पे नहीं रहती, जैसे कि अभी यहाँ पर अपन ने फैक्ट में पढ़ा था कि जितना भी 30% लैंड एरिया है उसमें, उसके में से 90% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो ऑक्यूपाई करती है, ओनली 30% एरिया ही उसमें से भी, और 70% इन जो है वो यूज नहीं आता है। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. तो ये जो डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो पॉपुलेशन का, कि किसी जगह बहुत ज्यादा है किसी जगह नहीं है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो वेरी करते हैं लैंड के, जो लैंड कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। द रफ टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, लो लेइंग एरियाज सस्पेक्टेबल ऑफ वाटर, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन पे डिपेंड किया जाता है। जहाँ की कुछ एरिया है जो डेजर्ट एरियाज हैं, थिक फॉरेस्ट है, ये जो है नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड है और अनइनहेबिटेड है। प्लेन्स जो है, रिवर वैली है, ये जो है सुटेबल है लैंड के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनको वाटर इजीली मिल जाता है। हैंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए ये जो एरिया है, कौन से एरिया जो अभी अपन ने पढ़े थे, प्लेन्स और जो रिवर वैलीज है, ये घने आबादी वाले एरियाज हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा रहती है। अब आता है लैंड का यूज, कि लैंड का यूज किस तरह से किया जाता है। लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज, लैंड को अलग अलग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जैसे लैंड पे एग्रीकल्चर की जाती है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग भी होती है, बिल्डिंग हाउसेस हैं, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह है जो उस पर सेट किए जाते हैं। इट मीन्स लैंड का अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड यूज, तो इसको अगर अपन बात करें तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे लैंड का यूज। लैंड का यूज किस किस तरह से हो रहा है, कि कुछ लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, कई जगह लैंड जो है पूरे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, माइनिंग का एरिया अलग है, बिल्डिंग हाउसेज हैं जहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, रोड्स वगैरह हैं, कई जगह इंडस्ट्री सेटअप की हुई है, तो इस तरह से लैंड यूज हो रहा है। कैन यू लिस्ट द डिफरेंट वेज इन विच मम्बास एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड, क्या अलग तरीका बता सकते हो जिसमें कि पीटर और मम्बा की जो फैमिली है उस लैंड का यूज करे। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर, तो लैंड का जो यूज है वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, और जो अवेलेबिलिटी है पानी की, कि पानी वहाँ पर किस कैसी कंडीशन में है, उसका लेवल कैसा है, वाटर लेवल कैसा है, कहीं वाटर सेक्रेसिटी है तो वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइंस ऑफ लैंड यूज पैटर्न, तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी डिपेंड, उस पर भी डिपेंड करता है लैंड का यूज। इस तरह से लैंड का अलग जगह पे अलग अलग यूज होता है। अभी हमारे सामने एक लिस्ट दी है, टेबल दी है 2.1, उसमें लैंड का जो यूज है अलग अलग कंट्रीज में बताया गया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया से लेकर वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज बताई गई हैं। लेकिन अगर अपन बात करें क्रॉप लैंड की, तो क्रॉप लैंड जो है सबसे ज्यादा उसका परसेंटेज इंडिया के अंदर है 57, जबकि पास्चर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, घास के मैदान जो है सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, और कनाडा के अंदर दूसरे यूजेज ज्यादा होते हैं, और फॉरेस्ट की अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया जो है जापान के अंदर है। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग है। इंडिया के अंदर अगर अपन पास्चर्स की बात करें तो इंडिया में क्या है, पास्चर्स तो ओनली 4% ही है, मीन्स बहुत कम है। एग्रीकल्चर लैंड के यूज ज्यादा किया जाता है, और इसीलिए इंडिया को बोला जाता है भारत की अधिकार जो पॉपुलेशन है वो कृषि प्रधान देश भारत को इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लैंड कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, कि लैंड जो है उसको फर्दर इन्होंने डिवाइड कर दिया है, एक कम्युनिटी लैंड होती है और एक प्राइवेट लैंड होती है। मीन्स एक का जो पर्सनल खुद का ओनरशिप होती है, और एक लैंड वो होती है जिसमें पूरी कम्युनिटी का, पूरे समुदाय का ओनरशिप होती है, सबका अधिकार होता है। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, मतलब जो प्राइवेट लैंड होती है उसका मालिक इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत रूप से होता है, और कम्युनिटी का पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, कॉमन यूज होता है, जिसमें जैसे कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल जो हर्ब्स होती है वो सब लगाई जाती है। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, तो ये जो कम्युनिटी लैंड होती है सभी के लिए होती है, उसको बोला जाता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग, कि लोग जैसे जैसे समय जा रहा है लोगों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, बट द अवेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड, लेकिन लैंड की जो
अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है, वो कोई हमारे ट्री तो है नहीं उसको ज्यादा खाद दी ज्यादा बीज दिए तो बहुत सारे उसमें उसका आउटपुट निकलेगा। लैंड जो है वो लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस तरह से जो क्वालिटी है लैंड की वो बिल्कुल हर जगह अलग अलग है। किसी जगह बहुत अच्छी है, बहुत ही फर्टाइल लैंड मिलती है, और कई जगह बैरन लैंड है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। ठीक है, लोगों ने स्टार्ट कर दिया था क्या करना, उस कॉमन लैंड पे कमर्शियल एरियाज बनाना स्टार्ट कर दिया था। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मतलब घरों के लिए बड़े बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर दिया था अर्बन एरियाज के अंदर। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। और फिर रूरल एरिया के अंदर भी क्या होता था कि एग्रीकल्चर लैंड का थोड़ा सा बढ़ावा जाने लग गया था। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी मीन्स जो डिमांड बढ़ रही है किस चीज़ की, ग्रेन्स वगैरह की डिमांड बढ़ी है तो उनको लैंड भी ज़्यादा चाहिए, तो इस तरह से यूज़ बढ़ गया। Today, the vast change in the land use pattern also reflect the cultural change in our society. इस तरह से लैंड का जो यूज है उसमें चेंज आया है पैटर्न में, वैसे वैसे ही सोसाइटी के कल्चर में भी चेंज आया है। लैंड डिग्रेशन, धीरे धीरे लैंड डिग्रेड होने लग गई, उसकी क्वालिटी डाउन होने लगी, लैंडस्लाइड्स होते हैं, सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है। ये जो मेजर थ्रेट है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि अभी हमने पढ़ी लैंड डिग्रेशन। लैंड डिग्रेशन कैसे हुआ कि एक लिमिटेड लैंड है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो क्या होता है उसमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी की फसल प्राप्त करने के लिए लोग उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड डाल देते हैं, फर्टिलाइजर डाल देते हैं। उससे क्या धीरे धीरे ये केमिकल फर्टिलाइजर डाला जाता है तो लैंड डिग्रेशन हो जाती है, लैंड स्लाइड होती है क्योंकि ट्रीज वगैरह कट जाते हैं। सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड्स में यही होता है, ट्रीज कट जाते हैं, जैसे ही पानी आया नदियों के बहाव से है तो बिल्कुल सॉइल इरोजन हो गया है, पेड़ों की कटाई हो गई, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। तो ये मेजर थ्रेट्स है हमारे लिए लैंड की। इस तरह से बहुत सारी, और वहां पर जंगलों को साफ कर दिया जाता है और वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर दी जाती है, नदी किनारे डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो बहुत तरह से अलग अलग तरीके से लैंड का डिग्रेशन हो रहा है। अभी यहाँ आपके सामने इमेज है चेंज इन लैंड यूज ओवर टाइम, समय समय के साथ किस तरह से चेंज आया है। जैसे पहले जो इमेज दिखाई उसमें रूरल एरिया बताया गया है, हट्स बनी हुई है जगह जगह दूर दूर, और यहाँ पर क्रॉप वगैरह लगी हुई है। फिर कुछ समय बाद में यहाँ पे कच्चे घर हैं, धीरे धीरे पक्के घर दिखने लग गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी अब विलेज में आ गई है। पहले जो है वो गाय और भैंसों से जो खेतों की जुताई और वो हल की बुआई की जाती थी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर का यूज किया जाने लग गया। फिर धीरे धीरे और समय के साथ साथ यहाँ पर चेंजेस आ गया है, कंप्लीट जो रूरल एरिया है धीरे धीरे वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बन गई है, कारें हैं, बसेस वगैरह ये सब हो गया, और फिर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे चेंज आ गए हैं समय के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि हमने पढ़ा कि लैंड डिग्रेशन हो रहा है, उसके लिए अलग अलग हमारे सामने अपन ने देखा था कि सोइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन हो रही है। तो इस तरह से लैंड जो है उसका डिग्रेशन हो रहा है, तो उसको किस तरह से हम उस लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। थ्रू ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ever growing demand has led to large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource, कि धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे ही उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, और इस वजह से लार्ज स्केल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, फॉरेस्ट का और जंगलों की कटाई हो रही है। जैसे अपन ने देखा कि जहाँ पहले, ऊपर भी देखा, जहाँ पहले खेती की जा रही थी अब वहां पर बहुत सब कुछ चेंज हो गया है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम लॉस करते जा रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारा चेंजेस आता जा रहा है। Therefore, the present rate of degradation of land resources must be checked. तो इस तरह से जो प्रेजेंट रेट है लैंड डिग्रेशन की उसको जरूर रोकना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें हैं, ये हमें सोचना चाहिए कि लैंड पे जो ओवरग्रेजिंग है कैटल्स के द्वारा वो नहीं होनी चाहिए। ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा फर्टिलाइजर हमें नहीं यूज करनी चाहिए, उसमें भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए हमें। हमें ऑर्गेनिक जो बोला जाता है बायोटिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए। तो सम कॉमन मेथड्स हैं यूज करें हमें लैंड की कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिखा है वो है लैंडस्लाइड दिखाई गई है। लैंडस्लाइड जो है सिंपली डिफाइन किया जाता है जैसे मास मूवमेंट जो होता है रोक्स का, मतलब बहुत सारी चट्टाने वो एक साथ जब उसमें मूवमेंट होता है, डेब्रिस और अर्थ डाउन स्लोप, तो जब पहाड़ से चट्टान एक साथ मूव होके आते हैं और स्लोप में एकदम डाउन हो जाती है तो वो लैंडस्लाइड्स बोली जाती है। दे ऑफन टेक प्लेस इन द कंजक्शन विद अर्थक्वेक। मोस्टली ऐसा होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो मूवमेंट होती है तो वो जो चट्टाने जहाँ पे टिकी होती हैं
वो हिल जाती हैं और उनके अंदर क्या होता है, बैलेंस जो होता है वो मतलब मीन्स वो इम्बैलेंस हो जाती हैं, या फिर फ्लड आता है, वॉल्केनो इरुप्शन होता है, तो उस समय मोस्टली लैंडस्लाइड्स होती है। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslide। और अगर बहुत तेज बारिश होती है कंटिन्यू, तो भी लैंडस्लाइड होती है। दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो कुछ समय के लिए जो लैंडस्लाइड होती है वो रिवर्स के अंदर जो फ्लो होता है उसको कुछ समय के लिए रोक देती है। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक कैन कोज हैवोक टू द सेटलमेंट डाउनस्ट्रीम ऑन इट्स ब्रस्टिंग। और इस तरह से कुछ समय के लिए रुक जाता है और फिर एकदम से उसमें ब्रस्टिंग होती है। इन द हिली terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster। तो ये बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है और हिली एरियाज में ज़्यादा होता है, हमने देखा है। तो उससे प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है और ह्यूमन बींग का भी नुकसान होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा इससे लॉस होता है लैंडस्लाइड से। अभी आता है केस स्टडी, हमें बताई गई है कि मैसिव जो लैंडस्लाइड होती है हिट पंगी विलेज नियर रेकोंग को किन्नौर में डिस्ट्रिक्ट में बताया है, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। एंड उसमें डैमेज हुए थे 200 मीटर स्ट्रेच जो था ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड थी, वो नेशनल हाईवे था वहां पे 22 नंबर का, वहां का बताया है। ये सीन दिखाया है। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पांगी विलेज। ठीक है, वहां पांगी विलेज में एकदम से ब्लास्टिंग हुई थी। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन of slope collapsed and caused intense damage of the road। तो वहां पर ये जो ब्लास्ट हुई तो वो वीक जोन था, और जैसे ही जो स्लोप से वो कोलैप्स भी आपस में टकराए, वो स्लोप डाउन हो गया, तो इस वजह से डैमेज हो गया। तो वहां के जो रोड है वो सब नियर बाय विलेजेस हैं वो सब तहस नहस हो गया था। द पांगी विलेज वाज कम्प्लीटली वैक्टेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। वहां पर मतलब इतना ज्यादा नुकसान हुआ था, पूरा कम्प्लीटली वैक्टेड हो गया था। फिर माइक वहाँ बताया है मिटिगेशन मशीनिज्म बताया है वहाँ पर कि एडवांसमेंट जो धीरे धीरे साइंटिफिक टेक्निक्स आई जाती हैं और इससे एम्पावर्ड होते हैं कि किस तरह से हम समझ जाते हैं कि हम फैक्टर्स का जो है लैंडस्लाइड वगैरह हुई है कि उनके पीछे क्या कारण है, हाउ टू मैनेज देम, उनको कैसे यूज करना है, कैसे उनको मैनेज करना है। सम ब्रॉड जो है मिटिगेशन बताई है टेक्नोलॉजीज की लैंडस्लाइड आर फॉलो बताए, नीचे बताए हैजार्ड्स मैपिंग लोकेटेड एरिया प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। Hence, such areas can be avoided for building सेटलमेंट। तो इस तरह से कुछ जो एरियाज है पता है कि वहाँ लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर बिल्डिंग सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कहते हैं ना जान और माल दोनों को खतरा होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जैसे वॉल बनाना चाहिए कि तार वगैरह है तो उनसे बांध दिए पत्थरों को, तो जो लैंडस्लाइड होगी तो जो रॉक्स होती हैं वो वहीं रुक जाती हैं, आगे नहीं खिसकती है। इस तरह से वहाँ यूज करना चाहिए। वेजिटेशन जो होता है यहाँ का इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर इज एन इफेक्टिव वे है जो अरेस्ट लैंडस्लाइड्स को, कि वेजिटेशन होने चाहिए वहाँ पर, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क आर इम्प्लीमेंटेड, ताकि वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि पानी एक साथ इकट्ठा नहीं हो, और एक साथ इकट्ठा होकर वो एकदम से ब्रस्ट होता है तो लैंडस्लाइड हो जाती है, धीरे धीरे सिप सिप करके अंदर जाता रहता है, तो इस तरह भी वहां पे नुकसान होता है। तो इस तरह से आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट पार्ट, सो स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।